मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 6 के बारे में स्टडी कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों की चर्चा की। अंतर्जात बल जिनसे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है और बहिर्जात बल क्या करते हैं, इन भू आकृतियों द्वारा निर्मित विभिन्न जो आकृतियां हैं इन्हें समतल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। इन्हीं बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर क्या हो रहा है, जो बहिर्जनिक बल है वो भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से कार्यरत होते हैं और विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां शेष रह जाती है। यानी हम चर्चा करते हैं कि बहिर्जनिक जो प्रक्रिया है वो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। किसी भी प्रकार से हम बात करें कि एक ही जो बहिर्जनिक प्रक्रिया है वो धरातल पर समान रूप से कार्य कर उसे समान कर देती है, ठीक है, तो ये तथ्य गलत रहेगा कि जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, अपक्षय, अपवर्तन, निक्षेपण, ठीक है, ये समस्त जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं ये क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दशाओं के कारण अलग अलग प्रकार से कार्यरत रहती है। वर्षण, तापमान इत्यादि बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक होते हैं। अब हम बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के विषय में विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं अपक्षय के विषय में। बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे हम बात करते हैं अपक्षय की। अपक्षय वेदरिंग, अपक्षय होता है क्या है, ठीक है, हमने अध्ययन किया है कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, कि ये चट्टानें हैं, चट्टानें जब क्या हो रही ना अपने स्थान पर, स्व स्थान पर, अपने स्थान पर क्या करने लग जाती है, टूटने लग जाती है, बिखरने लग जाती है। अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना या बिखरना क्या कहलाता है ना, अपक्षय कहलाता है, ठीक है। चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना या बिखरना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न प्रकार से विभिन्न जो कारक हैं उनके कारण चट्टानें जब अपने स्थान पर टूट जाती हैं, हम कह सकते हैं स्व स्थाने, अपने स्थान पर टूटना, तद स्थाने जहां पर चट्टान होती है वहां पर उसका टूटना, वो क्या कहलाता है ना, अपक्षय कहलाता है, ठीक है। तो चट्टानों का अपने स्थान पर विघटन व वियोजन, विघटन व वियोजन की हम चर्चा करते हैं। जब भौतिक कारकों से चट्टानें टूटती है तो विघटन और रासायनिक कारकों से चट्टानें टूटती है तो हम क्या कह देते हैं, वियोजन कर देते हैं। हम विघटन और वियोजन, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे तो चट्टानों का क्या होना, विघटन व वियोजन होना। विघटन और वियोजन का परिणाम क्या होता है, चट्टानें अपने स्थान पर टूटती। इस प्रकार से विघटन वियोजन द्वारा क्या हो रहा है कि चट्टानें नष्ट होने की प्रक्रिया, चट्टानों के जो टूटने की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। तो अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना, यहाँ पर स्थानांतरण नहीं हो रहा, चट्टानें क्या हो रही ना अपने स्थान पर टूटती, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्थैतिक अपरदन हम इसे कह सकते हैं। स्थैतिक का मतलब क्या हो रहा है, अपने स्थान पर सारा जो कार्य हो रहा है कहाँ हो रहा है, अपने स्थान पर, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, स्थैतिक अपरदन की, अपक्षय को हम स्थैतिक अपरदन की संज्ञा भी दे देते हैं, स्थैतिक प्रक्रिया भी हम इसे कह देते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपक्षय के बारे में अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है, ठीक है, और इन परिभाषाओं का जो सार हमारे सामने आता है वो क्या है कि चट्टानों के चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया जिसमें चट्टानें विघटित और वियोजित होकर ढीली पड़ जाती है और अपने स्थान पर बिखर कर रह जाती है। कि चट्टानों के टूटने की, चट्टानें हैं, चट्टानें टूट रही है, टूटने की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि ये विघटित होती हैं और वियोजित होती है और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, ये चट्टानें अपने स्थान पर बिखर जाती है। इनके जो कण है वो क्या होते हैं ना अपने स्थान पर बिखर जाते हैं। इस प्रकार से हमने चट्टानों की ये जो अपक्षय प्रक्रिया उसकी चर्चा करी और ये जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो प्रेरक बल हैं ये जो अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं, अपवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्हें हम इसमें जो प्रमुख प्रेरक बल है उसकी हम संज्ञा देते हैं। जैसे कि आपके बुक में है कि सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल है और वो एकमात्र प्रेरक बल क्या है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है ना, गुरुत्वाकर्षण बल मुख्यतः यहाँ पे चट्टानों के विघटन वियोजन में मुख्यतः जिम्मेदार होता है, यह प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है। अब हम अपक्षय के प्रकारों की चर्चा करें। अपक्षय के प्रकारों को हम 3 प्रकार से बांटकर अध्ययन कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। अपक्षय के प्रकार की बात करेंगे। अपक्षय विभिन्न प्रकार से चट्टानों का जो टूटना है अलग अलग प्रकार से होता है। अब ये जो प्रकार है उन्हें हम 3 प्रकार से हम बांटकर अध्ययन कर सकते हैं कि चट्टानों का विखंडन वियोजन विभिन्न प्रकार की भौतिक क्रियाओं, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो विखंडन और विघटन होता है उसके आधार पर हम जो अपक्षय के प्रकार उन्हें 3 प्रकार से बांटकर अध्ययन करते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं, भौतिक प्रक्रियाएं और जैविक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में घोल विलयन,
कार्बोनेशन, जल योजन, ऑक्सीकरण, इन चारों को शामिल करेंगे। और भौतिक प्रक्रियाओं में हम भार विहीनीकरण, विस्तारण, तापमान में परिवर्तन व विस्तारण, हिमकरण, पिघलन, तुषार व्यंजन और लवण अपक्षय को शामिल करते हैं। और जैविक अपक्षय की भी हम विभिन्न प्रकार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रमुखतः रासायनिक अपक्षय के विषय में पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? रासायनिक अपक्षय के बारे में हम चर्चा करते हैं कि चट्टानों का जो वियोजन होता है, विभिन्न प्रकार से जो केमिकल प्रोसेस, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे होते हैं जिससे चट्टानें टूटने लगती है, कि रासायनिक वियोजन द्वारा चट्टानें कमजोर होकर टूटने लग जाती है। तो रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए हम यहाँ पे चट्टानों के टूटने की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जो प्रमुख वर्ड काम ले रहे हैं वो कौन सा काम ले रहे हैं ना? डिकम्पोजिशन, वियोजन। क्या काम ले रहे हैं? वियोजन। चट्टानों का वियोजन होना, विभिन्न प्रकार से जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, विभिन्न यहाँ पे तत्व मिलते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे वियोजन के द्वारा चट्टानों का टूटना स्टार्ट हो जाता है, चट्टानें टूटने लगती है, चट्टानें कमजोर होने लगती है। इस प्रकार जो अपक्षय होता है उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रियाएं हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ये प्रमुखतया उष्णाद्र जलवायु में सबसे ज्यादा होती है। जो उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है वहां पे प्रमुखतया ये प्रक्रियाएं होती हैं। और रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो प्रमुख गैसों की हम चर्चा करते हैं जो रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और रासायनिक अपक्षय के हम विभिन्न रूपों की विस्तार से चर्चा करते हैं कि रासायनिक अपक्षय के जो विभिन्न रूप हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि घोल और विलयन। घोल विलयन, ठीक है, यानी चट्टानों को क्या करता है? अपने आप में घोल लेता है। इसमें हम बात करें किसी वस्तु के जल या अम्ल में घुलने को हम क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। जब कोई वस्तु क्या हो जाती है ना, जल में घुल जाती है या अम्ल में घुल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है ना? घोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? घोल कहा जाता है। उसकी हम चर्चा करते हैं कि घोल और विलयन, कि किसी वस्तु के जल में घुलने को घोल कहा जाता है। और अनेक पदार्थ, अब क्या हो रहा है कि चट्टानों से होकर विभिन्न प्रकार से जब क्या हो रहा है कि जल के संपर्क में आने से अनेक पदार्थ क्या हो जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। चट्टानों से होकर जब जल यहाँ से गुजरता है, जल यहाँ से पास होता है तो पदार्थ क्या हो जाएंगे? जल में घुल जाते हैं। और जल में घुल जाने से सेलों का निर्माण करने वाले यहाँ पे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे खनिज प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी सेल का निर्माण करने वाला खनिज क्या होता है? घुलनशील होता है। देखो हम यहाँ पे प्रमुखतः चर्चा करते हैं। हम अगर बुक में देखते हैं तो हमें रासायनिक प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रकार से जो हम प्रकार पढ़ते हैं, हमने देखा कि अलग अलग प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया हो रही है जिसमें हम सर्वप्रथम घोल की बात करते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु या अम्ल में घुल जाती है, अब यहाँ से जो प्रवाहित हम कहेंगे कि जल है वो क्या करता है? इन चट्टानों को अपने आप में, चट्टानों कणों को अपने आप में घोल लेता है। और इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं कि विभिन्न पदार्थ जल में क्या हो जाते हैं ना? घुल जाते हैं। और घुलने से फलस्वरूप यहाँ पे क्या हो रहा है? चट्टानों का टूटना, या हम कहेंगे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। फिर हम बात करें कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन में प्रमुखतः जो जिम्मेदार गैस मानी जाती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानी जाती है। क्या मानी जाती है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल से संपर्क होता है तो यहाँ पे क्या बनते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल से संपर्क होता है तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं ना? कार्बोनेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? यहाँ पे कार्बोनेट बन जाते हैं। और जब कार्बोनेट बन जाते हैं यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है ना? वियोजन हो रहा है। और ये यहाँ पे जब कार्बोनेट बन जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और ये कार्बोनेट क्या करते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और इन कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों में घुलनशील तत्व मिलकर बहने लगते हैं। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बोनेशन की क्रिया कहा जाता है। फिर हम जल योजन की बात करते हैं। जल योजन हाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं कि चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो हाइड्रोजन से चट्टानों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। ठीक है, चट्टानों में ये कण क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। चट्टानें क्या करती हैं? जल को क्या कर लेती ना? सोख लेती है। और उनका चट्टानों का आयतन बढ़ जाता है और चट्टानें टूटने लगती है। फिर हम लास्ट बात करते हैं ऑक्सीकरण या न्यूनीकरण की। यहाँ पे जो वायु में मिली हुई ऑक्सीजन का संपर्क जब जल से होता है और जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों में खनिजों पर होती है। ठीक है, जल यहाँ से पास में हो रहा है, ऑक्सीजन जल से घुल रही है, पर चट्टानों पे इस प्रकार से क्रिया कर रही है। और चट्टानों से जब क्रिया करती है तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड्स बन जाते हैं। और चट्टानों में वियोजन होने लगता है, चट्टानें टूटने लगती है। इस प्रकार से हमने घोल, कार्बोनेशन, जल योजन, ऑक्सीकरण इन चारों की बात की जो चट्टानों के वियोजन के लिए जिम्मेदार है, चट्टानों के टूटने के लिए जिम्मेदार है। ये हम अपक्षय के प्रकार में रासायनिक अपक्षय की हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार से वियोजन के परिणाम स्वरूप,
ठीक है, क्या हो रहा है, चट्टानें अपने स्थान पर टूटने लगती है।